मेरा नाम सुहाना है। मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है और शादी के बाद मैं अपने सास ससुर के साथ रह रही थी क्योंकि मेरा पति लंदन के एक अस्पताल में जॉब करता था। मेरी शादी को 13 साल गुजर गया था। मेरी एक बेटी माही थी जिसकी उम्र 12 साल थी। मेरा पति 2 साल बाद इंडिया आता और 3 माह बाद वापस चला जाता था। मेरे सास ससुर को घर बैठने की आदत नहीं थी और रोजाना शाम को कहीं न कहीं घूमने चले जाते थे और मैं अपनी बेटी के साथ घर में अकेली होती और मेरी सास मुझ पर इतनी सख्ती की हुई थी कि मुझे कहीं भी आने जाने की इजाजत ही नहीं होती थी और न ही मैं अपने पसंद के कपड़े पहन सकती थी। अब तो मैं तंग आ चुकी थी। मैं रोज पति से झगड़ा करती कि ओ मुझे भी अपने साथ ले जाए। मैं यहाँ कैदियों की तरह नहीं रह सकती और न ही उसकी माँ को रोटियां बना बना कर खिला सकती हूँ। मैं किसी दिन जहर खाकर अपनी जान ले लूंगी। मेरा पति फोन पर ही 100 बातें सुना देता और कहता मैं तुझे तलाक दे दूंगा मगर अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। अगर तूने मेरे साथ रहना है तो सारी जिंदगी मेरे माँ बाप की देखभाल करनी होगी वरना मैं जब चाहूँ तुझे तलाक भेज दूंगा। मैं रो धोकर चुप हो जाती और अपनी बेटी से अपना दिल बहलाती रहती। मगर एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मेरा पति इंडिया आया और मुझे कहने लगा मैं तुम्हें और माही को अपने साथ लेने आया हूँ। हमारी बेटी की वजह से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम कुछ दिनों में ही करोड़पति हो जाएंगे। वह बहुत खुश भी था और परेशान भी था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चक्कर है। उस शख्स ने तो कसम उठाई हुई थी कि वो मुझे तलाक दे देगा मगर कभी भी अपने साथ नहीं ले जाएगा। फिर आज उसे क्या हो गया था। अब उसे अपने माँ बाप की भी कोई फिक्र नहीं थी। खैर एक माह में ही मेरे पति ने हम माँ बेटी के कागज तैयार करवाए और हम तीनों लंदन आ गए थे। मेरे पति ने यहाँ पर एक फ्लैट किराए पर लिया हुआ था। हम लोगों ने वहीं पर अपना सामान लगा लिया। मेरी बेटी भी बहुत खुश थी। पहले दिन हम लोगों ने सामान वगैरह सेट कर लिया। तब मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम माही की हिफाजत करना, ऐसा न हो कि कुछ गलत हो जाए और तुम यहाँ पर बैठी रहो। मेरे पति अजीब किस्म की बातें करते थे। मुझे उन बातों से खौफ आता था। हादसे से पहले हादसे का जिक्र करना बहुत बुरा समझा जाता है और मैं ऐसा ही मानती हूँ कि हादसे के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। खैर रात के 8 बजे थे जब नवीन घर वापस आए। मैंने देखा उनके पास खाने पीने की चीजें भी थी और एक ऐसी पोटली थी जो उन्होंने खुफिया तौर पर जाकर अंदर कमरे में रख दी थी। मुझे उस पोटली से कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कोई बात छुपाई नहीं थी। आज ये पोटली घर में छुपा कर क्यों रख रहे थे। मैंने देखा तो उसमें छोटी छोटी बोतलें थी। मैं समझ गई थी लेकिन मुझे उसके अंदर की चीज का पता नहीं था कि वो क्या चीज है। खैर फिर मैंने उनको कुछ भी दिखाने के लिए जिद या इसरार नहीं किया। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। माही सो गई थी। फिर मेरे पति ने मुझसे एक अजीब बात की। कहने लगे कि मुझे माही की सेहत ठीक नहीं लगती, हमें इसका इलाज करवाना होगा। मैं हक्का बक्का होकर उन्हें देखने लगी। क्या हो गया नवीन आपको? हमारी बेटी इंडिया से ठीक ठाक आई है, इसे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। खामखा की बातें बनाकर खुद को भी और मुझे भी परेशान मत करें। मेरी बात सुनकर नवीन ने अजीब सा मुंह बना लिया और कहा कि मैं कल अस्पताल जाऊंगा, देखूंगा कि माही को किसी दवा की जरूरत तो नहीं है। मैं नवीन पर गुस्सा करने लगी। क्या आप माही को जानबूझकर बीमार करना चाहते हैं? मैं पागल नहीं हूँ, यह बेटी मेरी भी है। नवीन का रवैया ऐसा बदल गया जैसे वो मेरे पति नहीं बल्कि मेरे दुश्मन हो। मैं चुप हो गई थी लेकिन सुबह हुई तो मैंने देखा कि नवीन माही से कह रहे थे कि बेटी अच्छे कपड़े पहनो और जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा। मैंने बेटी माही को सीने से लगाते हुए कहा कि माही को तो कोई बीमारी नहीं है, अगर इसे कोई बीमारी हो सकती है तो फिर मुझे भी होगी, आप मुझे भी लेकर चलें। नवीन ने मुझे कहा कि मैं अस्पताल में काम करता हूँ, मुझे ज्यादा पता है या तुम ज्यादा जानती हो। घर में रहकर बच्चे पालने का मतलब यह नहीं कि तुम बच्चों की सेहत के बारे में भी हर एक बात पता होगी। मेरे पति ने यह कहकर मुझे चुप करवा दिया। वो उसे लेकर चले गए। पीछे में दुआएं करने लगी कि भगवान सब बेहतर करे, मेरी बच्ची को कोई बीमारी न हो, क्योंकि मेरे पति को शक था कि माही को कोई बीमारी होगी। 2 बजे तक मैं इंतजार करती रही। मेरे पति को 12 बजे आना था लेकिन शाम के 4 बज गए थे। मेरे पति अभी तक घर नहीं आए थे। मुझे अब परेशानी होने लगी थी। अचानक उसी वक्त घर के दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो नवीन सामने खड़े थे लेकिन माही उनके साथ नहीं थी। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, आप मेरी माही को कहाँ छोड़ आए हैं? मेरे तो हाथ पाँव फूलने लगे थे। तब नवीन बोले, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं अपनी बेटी को कहाँ छोड़कर आ सकता हूँ? उसका अस्पताल में चेकअप है, इसलिए उसे अस्पताल में छोड़ा हूँ। अब मुझे अपना पति पागल और दिमागी मरीज लगने लगा था। मुझे तो उनके अस्पताल का नाम भी पता नहीं था, वरना मैं उनकी इजाजत के बगैर ही वहाँ चली जाती और जाकर उन लोगों से कहती कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, इसे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन क्या करती, अब पति की बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता था। मैंने खामोशी कर ली थी लेकिन अब वक्त बहुत आगे निकल चुका था। रात के 8 बज चुके थे।
मैंने अपने पति से कहा, भगवान के लिए मासूम बच्ची को इस तरह अस्पताल में मत छोड़ो, उसे कोई बीमारी भी नहीं है, अब उसे चलकर ले आते हैं। तब मेरे पति को वाकई में उसकी फिक्र होने लगी। वह उठे और बोले, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं और नवीन दोनों अस्पताल पहुंच गए। मेरा पति जिस अस्पताल में काम करते थे, मैंने उसका पता भी नोट कर लिया था। मैं उन पर शक करने लगी थी। हम लोग अस्पताल पहुंचे तो मेरे पति ने मुझे मेरे पीछे ही रुकने का इशारा किया। कहने लगे कि मैं उसे ले आता हूँ। थोड़ी देर के बाद जब वो आए तो माही उनके साथ ही थी और पहले से ज्यादा खुश थी। माही बेटा, क्या हुआ है? तुम बीमार तो नहीं थी? मैंने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा। वो मेरे गले में बाहें डालकर बोली, अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ। माही की बात सुनकर मेरे जहन को झटका सा लगा था। बेटा तुम कब से सो रही थी? मैंने पूछा तो उसने बताया कि जब से पापा उसे छोड़कर गए थे तब से वह सो रही थी। मैंने अपने पति को अजीब नजर से देखा तो उसने नजरें झुका ली थी। बेटा तुम्हें कोई तकलीफ या मसला तो नहीं है ना? मैंने पूछा तो बेटी ने नहीं में सर हिला दिया। मैं और मेरा पति माही को लेकर घर आ गए थे। अगली सुबह फिर पति ने जिद करना शुरू कर दी, चलो आज भी तुम मेरे साथ अस्पताल चलो, माही को वैक्सीन लगवानी है। मैं आने वाली बीमारियों के बारे में बहुत ज्यादा डरता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बेटी को वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक वो सभी बीमारियों से सुरक्षित नहीं है। इसे वैक्सीन की जरूरत है, वरना बाद में हम क्या करेंगे? मैं यह सुनकर चुप हो गई। मैं और मेरा पति अस्पताल पहुँचे। वहाँ डॉक्टर के पास बैठे डॉक्टर ने कहा कि इस बच्ची को वैक्सीन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी सावधानी के लिए वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो जाकर वैक्सीन लगवा लीजिए। मेरे पति ने मुझे आंखों से इशारा किया और बोले कि चलो वैक्सीन वाले कमरे में चलते हैं। हम दोनों उठकर वैक्सीन वाले कमरे में आ गए। फिर देखा तो मेरे पति इधर उधर नजरें घुमा रहे थे, जैसे कि उसे किसी खास इंसान की तलाश हो। फिर एक डॉक्टर नजर आया और उसके पास जाकर खड़े हो गए और उससे कहने लगे, मुझे मेरी बच्ची को इंजेक्शन लगवाना है, वैक्सीन का इंजेक्शन आप ही लगा दीजिए। यह कहकर उन्होंने माही को आगे कर दिया। डॉक्टर बोला कि मैं इस टाइम बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगाता, मुझे जरूरी काम है, आप घर चले जाइए। यह कहकर उस डॉक्टर ने हमें जाने का इशारा कर दिया। मेरे पति मुझे और माही दोनों को ही हाथ से पकड़कर बाहर लाए और रिसेप्शन में जाकर एक आदमी से कुछ कहने लगे। मैं नहीं जानती कि वह क्या कह रहा है। उसके बाद मेरा पति खुशी खुशी हम दोनों के साथ आकर खड़ा हो गया। फिर हम लोगों ने एक गाड़ी की और हम घर आ गए। घर आकर मेरा पति कमरे में बंद हो गया। मैं उससे बात करना चाहती थी लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद माही को नींद आ गई। माही बेचारी सुबह की भूखी थी तो वो सो गई। उसे पता ही नहीं चला कि वो दिन भर सोई रही। मेरा पति अपने कमरे में चला गया था। उसने कमरे का दरवाजा भी बंद कर रखा था। मैं बाहर माही के साथ थी। मैंने पति के बंद दरवाजे को बजाया भी नहीं था। मुझे लगा वो ऐसे ही गुस्सा करेंगे, लेकिन मुझे हैरत इस बात की हो रही थी कि मियाँ बीवी में तो कोई राज नहीं होता। फिर वो दरवाजा बंद करके क्या कर रहे थे? मैंने दरवाजा बजाया तो नहीं, लेकिन उन्हें हल्की हल्की आवाज देने लगी। उसी वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि नवीन कमरे में फोन पर किसी से बात कर रहे थे। यह बात मेरे लिए और भी ज्यादा हैरान थी कि मेरा पति मुझसे छुपकर किससे फोन पर बातें करता है। कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं। मैंने करीब कान लगाकर बात सुनने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। उनकी बात से ऐसे नहीं लगता था कि वो किसी औरत से बात कर रहे हैं। ऐसी जुबान अक्सर वो मर्दों के साथ ही इस्तेमाल करते थे। मैं भी इत्मीनान हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद ही कमरे का दरवाजा खोल दिया। मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि माही सो गई है, अब मुझे भी नींद आ रही है, बहुत देर हो गई है। नवीन ने मेरी तरफ देखकर नागवारी से कपड़ों पर नजर डालते हुए बोले, तुमसे बहुत बदबू आ रही है। मैं सारा दिन अस्पताल में दवाइयों की बदबू सूंघता रहता हूँ और घर में आकर भी यही बदबू सूंघने को मिलती है। तुम अपने आप को साफ सुथरा रखा करो। पति की तरफ से बेइज्जती मेरे लिए बहुत ही तौहीन थी। मैं खुद पर ही शक करने लगी थी। मैं फौरन वापस अपने कमरे में आई और अच्छे कपड़े निकालकर बाथरूम में नहाने चली गई। मौसम तो सर्दी का था, लेकिन मैं इस बात की परवाह भी नहीं की थी। पति की बेइज्जती औरत को बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। मैं ठंडे पानी से नहाकर वापस कमरे में आई तो मेरा पति सो चुका था। मुझे बहुत दुख होने लगा कि मैं तो खुद को हर वक्त साफ सुथरा रखती हूँ, फिर भी मेरा पति ये गिले शिकवे करता है। खैर मैं सोने के लिए लेट गई। थोड़ी देर के बाद महसूस हुआ कि मुझे हल्का हल्का बुखार है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी? बुखार को मैं रोक तो नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में बैठी इस तरह सो गई थी। मुझे बहुत तेज नींद आई थी। जब सुबह मेरी आँख खुली तो काफी वक्त गुजर चुका था। बुखार में नींद भी बहुत आती है। मेरी आँख खुली तो यह देखकर मैं हैरान ही रह गई कि घर का दरवाजा
दरवाजा खुला हुआ था, जबकि माही उसका बाप घर पर नहीं थे। मैंने तो अपना सर पीट लिया। हे भगवान, ये माही और उसका बाप कहाँ चले गए हैं? मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। पति की गैर जिम्मेदारी पर मुझे हैरत और शक दोनों होने लगा था। आखिर ऐसी भी क्या जल्दी थी कि वो सोती हुई बीवी को छोड़कर चला गया? उसे कम से कम इतना एहसास तो करना चाहिए था कि उसकी बीवी कमरे में सो रही है, वो फ्लैट का दरवाजा बंद करके जाए। मैं बहुत गुस्से में बैठी हुई थी, लेकिन क्या कर सकती थी? अपने पति पर गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। मैं भी अपने कमरे से निकली और उसी अस्पताल की तरफ जाने के लिए तैयार हो रही थी कि घर के दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया तो मेरे पति की आवाज आ रही थी। उसने पहले ये पूछा कि दरवाजे पर कोई आया तो नहीं है। मैंने कहा, जी हाँ, एक आदमी आया है, सफेद रंग का कोट पहने हुए। उसने अपना नाम नहीं बताया। मेरे पति ने कहा कि वो डॉक्टर होगा, हमारी बेटी को वैक्सीन लगाने आया है। तुम ऐसा करना कि उससे कहना कि वो हमारी बेटी का नाम दर्ज कर ले और कहना हमारी बेटी को वैक्सीनेशन हो चुकी है। फिर मैंने ऐसे ही किया था। दरवाजा खोला तो सामने वही नौजवान खड़ा था जिसने हमें कल अस्पताल में देखा था। वो कहने लगा कि आपकी बेटी माही कहाँ है? मुझे माही को वैक्सीन लगानी थी। मैंने कहा कि माही को वैक्सीन तो लग चुकी है, लेकिन अब हाजिरी के तौर पर रिकॉर्ड में ये चीजें ऐड कर दें। मेरे कहने पर डॉक्टर ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने कहा कि हम कल अस्पताल से वैक्सीन करवा कर ले आए थे, अब आप उसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज कर दें, तब उसने माही का नाम दर्ज कर लिया और मुझे एक रसीद थमा दी, जिसका मतलब ये था कि हमारी बेटी को वैक्सीन लग चुकी है। मैं तो एक मामूली बात समझकर इस चीज को नजरअंदाज कर चुकी थी, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरे पति ने मुझसे कहा, अब मैं जो करने जा रहा हूँ इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा, वरना तुम जिंदगी भर पछताओगी। अगर तुमने मेरा साथ न दिया, हम तीनों को यहाँ पर जेल हो जाएगी। मैं उसकी बातों को ज्यादा समझ नहीं रही थी, पर 2 हफ्तों के बाद मेरा पति कहने लगा कि हमारी बेटी को एक तकलीफ हो गई है। और वाकई में मेरी बेटी को दिन पर दिन पेट में दर्द होता जा रहा था। दर्द ऐसा था जो बढ़ता ही जा रहा था। बेटी के पेट में भी तकलीफ थी, पेट हल्का फूला हुआ लग रहा था। बेटी को लेकर मैं बहुत परेशान थी। तभी मेरे पति ने कहा कि हम अस्पताल चलते हैं, मैं अपनी बेटी का चेकअप करवाऊंगा। मुझे तो पहले ही शक था कि मेरी बेटी बीमार है, कुछ न कुछ बात तो हो गई है। मैं अपने पति की वजह से खुद परेशान हो गई कि वो माही के बारे में ठीक कह रहे थे। वाकई में मेरी बेटी को इस कदर बीमार थी। हम लोग बेटी को लेकर अस्पताल चले गए। मेरे पति ने मुझे बाहर ही छोड़ा और कहने लगे, मैं अपनी बेटी को लैब में जाकर खुद चेक करवाता हूँ। मेरे पति ने मुझे बाहर ही छोड़ा और कहने लगे, मैं अपनी बेटी को लैब में जाकर खुद चेक करवाता हूँ। टेस्ट तो मैं ही करता हूँ। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद अपनी लैब में जाकर टेस्ट करूंगा और फिर देखूंगा कि उसे क्या बीमारी है। मगर उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरा पति रोता पीटता लैब से बाहर आया। उसने सारे स्टाफ को इकट्ठा किया और पीट पीट कर कहने लगा, लोगों, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा भी नहीं था मेरी बीवी और बच्ची के साथ इतना बड़ा जुर्म हो जाएगा। मैंने सोचा नहीं था। उसका शोर सुनकर पूरा अस्पताल जमा हो गया। अस्पताल वालों के सामने मेरे पति ने ऐलान किया कि हमारी छोटी बेटी के पेट में किसी का बच्चा है और ये कि वो पेट से है। यह बात सुनते ही सब लोग अपने कानों को हाथ लगाने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है नवीन? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? अरे गलतफहमी कैसे हो सकती है? मैंने खुद अपने हाथों से रिपोर्ट बनाई है। फिर वो कहने लगा, यह आदमी जो 2 हफ्ते पहले मेरे घर में मेरी बेटी को वैक्सीन लगाने आया था, उसी दिन मेरी बेटी ने मुझे बताया था कि मेरी बेटी घर पर अकेली थी। जब मेरी बीवी घर आई तो मेरी बेटी की हालत बिगड़ी हुई थी। माही से तो चला भी नहीं जा रहा था। यह सारा काम इसी डॉक्टर का है। उसने ये घटिया और नीच हरकत की है। मेरी बेटी के अकेलेपन का फायदा उठाया है और वैक्सीन का बहाना बनाकर उसका निशाना बनाया है। भगवान के लिए मुझ पर यकीन करो और उस डॉक्टर को धक्के मारकर इस अस्पताल से निकाल दो, बल्कि उसे पुलिस के हवाले कर दो। मेरे पति का शोर सुनकर सब लोग उस डॉक्टर के ऑफिस की तरफ चले गए और डॉक्टर अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। उसे जब ये बात पता चली तो वो भी हैरान हो गया था। सबसे पहले तो उस डॉक्टर से सिर्फ पूछा गया कि क्या तुम वैक्सीन लगाने इन लोगों के घर गए थे? उसने कहा कि हाँ, मैं उनके घर गया था, ये मेरी ड्यूटी थी, मगर इनकी बेटी घर पर नहीं थी। मेरा पति चिल्लाने लगा कि अब यह डॉक्टर झूठ बोल रहा है। इस बात पर अस्पताल के लोग और ज्यादा शक में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सीनियर डॉक्टर को एक आम काम करने वाले के घर जाकर उसकी बेटी को वैक्सीन लगाना पड़े। कोई बात तो जरूर हुई होगी जो ये वहाँ पर इस वजह से गया कि एक मामूली सी
लड़की को वैक्सीन लगा सके, वरना वो किसी वैक्सीन वाले बंदे को भेज देता। ये बातें सुनकर पूरा अस्पताल उस डॉक्टर से बदगुमान हो चुका था। सब लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना गिर भी सकता है। सब लोग मेरे पति की बात पर इसलिए भी यकीन कर रहे थे कि कोई भी बंदा अपनी बेटी के बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन न जाने क्यों सब लोगों को मेरे पति पर तो यकीन था, पर मुझे अपने झूठे पति पर यकीन नहीं था। ये जब से मुझे यहाँ लाया था बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था और मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी और फिर घर में होने वाली हर बदलाव को जानती थी। मैं जान गई थी कि मेरा पति का इस सब के पीछे कोई न कोई मकसद होगा। उसने मुझे पहले दिन ही कहा था कि वो हमें किसी मकसद के लिए यहाँ लाया है और बहुत जल्द अमीर भी हो जाएगा। मैं अपने पति का साथ देने की बजाय उल्टा उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई। मैं हक और सच का साथ दिया, सबको बताया कि सारी बातें झूठ है। मेरे पति ने डॉक्टर के दस्तखत और उसके अंगूठे का निशान लेने के लिए मुझे कहा था ताकि वैक्सीन का रिकॉर्ड आ जाए। मैं नहीं जानती थी इसके पीछे मेरे पति की क्या साजिश होगी। मैं सबसे अपील करती हूँ कि मेरी बेटी का एक और टेस्ट करवाया जाए, जिससे पता चले कि जो बात मेरे पति कह रहा है वो सही भी है या नहीं। उस पूरे अस्पताल में लैब टेक्नीशियन एक मेरा पति ही था, बाकी लोगों को तो उसने काबू कर रखा था। जब सब लोगों ने यह सुना कि उसकी बीवी उसके खिलाफ है तो सब लोगों को मेरे पति पर शक हो गया था। मैं उन बीवियों में से नहीं थी जो पति की गलत बात पर उसका साथ देती हैं, यानी नवीन की गलती पर पर्दा नहीं डाला था, बल्कि सबके सामने उसका पर्दाफाश कर दिया था। जब दोबारा रिपोर्ट आई तो मेरा पति झूठा हो गया और वो डॉक्टर बेकसूर था। जब मेरे पति को पुलिस के हवाले किया गया तो उसने सारी बात बताई कि उसे पहले दिन से ही उस डॉक्टर से जलन हो गया था। वो उसे अस्पताल से निकलवाना चाहता था, इसलिए वो मुझे और माही को यहाँ लाया था। मेरा घटिया पति ने मेरी मासूम बेटी का इस्तेमाल किया था। वो पहले उसे अस्पताल ले जाकर गलत इंजेक्शन लगाता रहा ताकि वो उसका इल्जाम उस डॉक्टर पर डाल सके। जब डॉक्टर उसके हाथ न आया तो मेरे पति ने यह तरकीब सोची थी। अब मेरा पति हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगने लगा था, लेकिन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे पति को बुराई करने का मौका मिले। और मेरे पति को 2-3 साल की जेल भी हो गई थी। उसे अस्पताल की नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। मेरे पति ने गुस्से में मुझे भी तलाक दे दी थी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो तो पहले ही दिन से मेरे खिलाफ था, बस अपने काम के लिए हमें यहाँ लाया था और किसी दिन वो हम दोनों माँ बेटी की जान ले लेता। उसने इस डॉक्टर से बदला लेने के लिए इतना बड़ा जाल बिछाया था, लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं होने दिया था। मैं तलाक लेकर अपनी बेटी के साथ वापस इंडिया आ गई और वो वहीं जेल में सजा काट रहा है। आखिर में बस मैं इतना कहूँगी, इज्जत और जिल्लत भगवान के हाथ में है, वो जिसे चाहे दे। इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। हसद और जलन से कुछ भी हासिल नहीं होता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें।